रामा हेल्प्स हरी। देखो यहाँ पे दो नाउन दिख रहे हैं आपको, राम एंड हरी, दोनों क्या है, नाउन। Here in the first word noun has come as in form of the subject. The noun is come here in the form of the subject. Second thing, noun, again a noun is there, but this time this is in the form of the object, not the subject. So this noun is known as the object, this is the subject. And here helps is main verb, जिसके सहारे से दोनों नाउन और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो जुड़े हुए हैं। ओके, अब देखो पैसिव वॉइस बनाते टाइम करते क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे रखते हैं, हरी था या रामा था, हरी, ठीक है। अब देखो केवल मेन वर्ब्स के सारे पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, उसको एक हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी होता है। ओके, पैसिव मतलब क्या है, हेल्पिंग वर्ब इज देयर इन इट। अब देखो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब दिख ही नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिख रही है, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का मतलब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की वर्ब कौन सी होती है फ्रेंड्स, आइदर इट इज और या आर और एम। इन्स कब काम आती है, व्हेन देयर इज ए सिंगुलर नाउन, व्हेन देयर इज ए सिंगुलर नाउन। आर कब काम आती है दोस्तों, व्हेन देयर इज ए प्लूरल नाउन। और एम कब काम आती है, व्हेन देयर इज आई इज देयर, व्हेन आई इज देयर, आई इज देयर। हरी इज हेल्प्ड बाय रामा, हरी सिंगुलर है तो इज, सिंगुलर इज, सिंगुलर प्लूरल आर, एम आई के साथ में। हरी इज, इस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की क्या कर देते हैं हम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्प की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, and the third form is still helped. Okay, all the time it would be helped. So Hari is helped by Rama would be the passive voice. Next, ठीक है, अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हो, तो वर्ब बोली जाती है एक्टिव वॉइस में। या फिर समझ लो उसके साथ में कोई is RM was word, do does, did नहीं हो, means there is no auxiliary verb or helping verb, then also it's known as active voice. But when it's a passive voice, जब verb की थर्ड फॉर्म हो, कल ये सेंटेंस हो चुके थे, अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो इन चीजों को वापस डिस्कस करते हैं। कल अलग तरीके से की थी वर्ब के थ्रू केवल, लेकिन आज इनको वापस एक अलग तरीके से करते हैं कि ये टेक है, ये टैग्स है, एम टेकन, इज टेकन, आर टेकन। देखो इस टेक से एक सेंटेंस बनाते हैं, ये टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट इसका ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है ना ब्रेकफास्ट, ये क्या है, प्रोनाउन, और ये सब्जेक्ट है। टेक्स क्या हो गई, वर्ब, और ये क्या हो गया, जब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। लेट स्टूडेंट, लेट आई हैव टू मेक द पैसिव वॉइस ऑफ द सिमिलर सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आते हैं, ब्रेकफास्ट, क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट इज, टेक का क्या होगा, थर्ड फॉर्म टेकन, पैसिव में आ गई वर्ब, थर्ड फॉर्म होते ही टेकन बाय, ही का him। देखो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की पहली चीज कि यहाँ पे या तो टेक रहेगा या टैग रहेगा। टेक कब रहेगा, जब प्लूरल वर्ब होगी। टैग्स कब रहेगा, जब सिंगुलर, जैसे ही टैग्स ब्रेकफास्ट सिंगुलर था, एस या ई एस आया। अगर प्लूरल होता तो टेक, ये एस या एस नहीं आता। ओके, अब इज टेकन, आर टेकन, इन दोनों का क्या है कॉन्सेप्ट, ये भी देखते हैं। देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एम टेकिंग, इज टेकिंग, आर टेकिंग, एम बीइंग टेकन, इज बीइंग टेकन, आर बीइंग टेकन। अब देखो ऐसा सेंटेंस दे दिया जाए, ही इज टेकिंग एग्जाम,
वह एग्जाम दे रहा। अब यहाँ पे देखो, जब हम एग्जाम देते हैं तो टेकिंग आता है दोस्तों, और एग्जाम लेते हैं तो गिविंग। टीचर इज हैज गिवन अस एग्जाम, तो ये वर्ड दोनों आपको लगता होगा कि ये तो देना होता है, बट टीचर जब देता है एग्जाम तब गिविंग आता है, गिव आता है। खुद देते हैं तो टेक आता है जब हम स्टूडेंट हैं। ओके, कि ही इज टेकिंग एग्जाम, आई एम टेकिंग एग्जाम, मतलब मैं एग्जाम दे रहा हूँ। ठीक है, ही इज टेकिंग एग्जाम, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा दोस्तों? एग्जाम इज प्लस बीइंग। एग्जाम इज बीइंग टेकन बाय हिम। Exam is being taken by him. Okay, this would be the answer. प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी पहचान होती है, इसमें वर्ब छिपी रहती है हेज। मतलब ये अभी अभी कंप्लीट हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे हैज टेकन सिंगुलर के लिए, हैव टेकन वुड कम फॉर प्लूरल। जब इसका जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी इसके साथ। he has taken lunch, lunch has been taken by him, he की जगह him। अब देखो, अगर सिंपल पास्ट की देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। द रीजन दैट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बिकॉज इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम ए पास्ट इवेंट बट इट्स स्टिल गोइंग ऑन। जिसको खत्म ही नहीं हुआ तो उसको पैसिव वॉइस मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कैसे ले जा सकते हैं? जैसे ही हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2003, तो अब क्या ऑब्जेक्ट इसमें और कहाँ पे वर्ब कंप्लीट हो रही है? इनकम्प्लीशन का सेंस दे रहा है सर, इसलिए इसको हम नहीं कर सकते। अब देखो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को कैसे आएगा और पास्ट कंटिन्यूस को कैसे आएगा? तो पास्ट कंटिन्यूस सिंपल पास्ट पहले, टुक, वॉज टेकन या वर टेकन, ये तो पैसिव वॉइस की बात हुई। दोस्तों आप कैसे पहचानोगे? देखो यहाँ पे क्या है, टेकन, हेज टेकन। यहाँ पे क्या है, टेकिंग। कंटिन्यूस में पहले क्या आया था, टेकिंग, और प्रेजेंट सिंपल में क्या आया था, टेक। तो कहीं पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कहीं पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कहीं पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। बट 12 सेंटेंस में 12 टेंस, 12 तरीके के होते हैं टेंस। हर एक टाइप के 4 तरीके हैं, प्रेजेंट के, फ्यूचर के, पास्ट के, सबके। उन 12 में से केवल और केवल एक, ओनली वन, एंड दैट्स पार्ट सिंपल, दैट्स दैट्स पार्ट सिंपल, उसकी क्या होती है, वर्ब सेकंड फॉर्म में होती है। जैसे गेट नहीं रहेगी, गोट रहेगी। टेक नहीं रहेगी, टुक। इसीलिए यहाँ पे क्या आया, टुक। लेकिन पैसिव वॉइस बनाते टाइम वर्ब क्या आएगी, वॉज और टेकन, आई थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस देखो, पास्ट कंटिन्यूस में क्या रहेगी, वॉज टेकिंग, वर टेकिंग, वॉज बीइंग टेकन, वर बीइंग टेकन, वॉज बीइंग टेकन, वर बीइंग टेकन, वॉज बीइंग टेकन, वर बीइंग टेकन।
ये मतलब पहले से आईएनजी है तो वर्ड कौन सा इंसर्ट हो जाएगा बीच में? बीइंग। अब देखो परफेक्ट की पहचान हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे हेड प्लस क्या जुड़ जाएगा? बीन प्लस वर्ब की वही थर्ड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर में या तो विल टेक या सेल टेक रहेगा, लेकिन उसके आगे क्या लग जाता है? केवल विल का वुड नहीं करना है, विल बी, सेल बी, कैन बी, कैन टेक, मे बी टेकन नहीं, कैन बी टेकन, मस्ट बी टेकन, मे बी टेकन, कैन टेक नहीं होगा। कैन टेक आएगा एक्टिव वॉइस में, जबकि पैसिव वॉइस में नहीं आएगा। ओके, चलते हैं आगे। कि स्टूडेंट को पता रहना चाहिए कि एक्टिव वॉइस कब यूज करना है और कब पैसिव वॉइस यूज करना है, कब एक्टिव वॉइस यूज करना है और कब पैसिव वॉइस यूज करना है, और उनको बदलना एक दूसरे को आना चाहिए कि कौन सा क्या है, कौन सी चीज क्या है। ओके, ये चीज उनको आनी चाहिए। चलते हैं आगे। ये कल हो चुके थे एग्जाम्पल, आज कुछ एक्सरसाइज लेते हैं वहां से, उसमें कुछ प्रोसेस लगाएंगे। यहाँ तक हो चुका था। ओके, यहाँ चल रहा था कि इन सेंटेंस को वर्ब को एक्टिव वॉइस में और उनको वापस लिखिए पैसिव वॉइस में कि ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। ठीक है, किसके फ्रेंड्स हंसे थे? उसके फ्रेंड्स, मतलब हंसा कौन गया था? वो। तो हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही। लाफ्ड क्या है? लाफ फर्स्ट फॉर्म, लाफ्ड थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, लाफ्ड थर्ड फॉर्म। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ही वॉज। पास्ट की वर्ब क्या होती है? वॉज। लाभ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लाभ। ये एट का एट ही रहेगा। और उसके बाद में देखो कहने का मतलब क्या? वर्ब प्लस प्रिपोजिशन, फिक्स प्रिपोजिशन हमेशा साथ में रहते हैं, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ही वॉज लव्ड एट बाय हिज फ्रेंड्स। जैसे नीचे ही वॉज लव्ड एट बाय हिज फ्रेंड्स, दे मेड हिम किंग। अब इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? हिम, वो बना ना किंग, तो हिम किस जगह ही वॉज मेड किंग। अब दे, देम की जरूरी नहीं, बाई देम लगाने की जरूरत नहीं। लगाओ तो भी कोई गलत नहीं है, बट नहीं लगाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, दे यूज वीडियो फॉर टीचिंग द स्टूडेंट। अब देखो ये एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है फालतू का, नहीं भी लगाओ। किसके द्वारा यूज हुआ? उनके द्वारा, उसके द्वारा, तो ये लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है, दोनों ही स्थितियों में जायज है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये हो गया, वीडियो इज यूज का क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म? यूज्ड फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स। बाय देम की जरूरत नहीं है दोस्तों। कई बार ऐसे सेंटेंस आते हैं, वन शुड कीप वन प्रोमिसेस। एक आदमी को अपने वादे निभाने चाहिए। पहले भी प्रोनाउन में करवा चुका हूँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन में। ठीक है, अब यहाँ पे वन कोई सब्जेक्ट तो है, दो दो बार ऐसे तो यूज कर नहीं सकते, वन प्रोमिसेस शुड बी केप्ट बाय वन पर्सन, ऐसा नहीं कर सकते। तो देन सिंपली प्रोमिसेस शुड, शुड ही रहेगा, शुड
बी केप्ट, प्रोमिसेस रखने चाहिए। ओके, खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। वेन विल यू रिटर्न द बुक, वेन विल, और इसका जब WH क्वेश्चन होते हैं तो जनरली उसी से शुरू होते हैं। वेन विल वर्ब इसको फॉलो करती है, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब, तो आगे हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लाए, तो ऑब्जेक्ट कौन है, द बुक, बी, तो ये बी का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, और रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म रिटर्न, रिटर्न। समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट, किसी ने मेरी पॉकेट पिक कर ली है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माय पॉकेट माय पॉकेट हैज प्लस बीन पिक्ड, पिक की तीनों फॉर्म, picked my pocket. Circumstances will oblige me to go. अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी का क्या हो जाएगा, आई, सेल, आई के साथ क्या आता है, सेल, बी obliged, थर्ड फॉर्म, टू गो, जाने के लिए ऑब्लाइज किया गया। यहाँ पे चेंज करना है, वी इलेक्टेड बालू कैप्टन, बालू को कैप्टन बनाया, तो इसका क्या होगा, इलेक्टेड सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट इलेक्ट, सेकंड इलेक्टेड, थर्ड फिर इलेक्टेड, तो बालू was elected as captain, बालू was elected as captain, बस इतना ही ध्यान रखना है। Shall I ever, we must listen to his words must be listened, his words must be listened. Shall I ever forget those happy days, shall those happy days be ever forgotten. By whom was the judge broken, who broke the judge, वैसे बताना, जैसे ये he accused him of various offenses. His subordinate accused him of various offenses. He was accused of various offenses by his subordinates. One cannot gather grapes from thistles.
Grapes cannot be gathered from thistles. The telegraph wire have been cut. A last whistle, here is voice no more. The 1919 Asian Games were held in Bangkok, Thailand. Without effort, nothing can be done. तो इनके वापस एक्टिव वॉइस बना लेना दोस्तों, ठीक है. Okay. The people regarded him as an imposter and called him a villain. Let's see. Okay.
Okay, the next topic is mood. So mood क्या होती है कि एक वर्ब का काम होता है एक स्टेटमेंट बनाना या फैक्ट बताना या एक क्वेश्चन पूछना। तो जैसे आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक, मैं हर महीने मेरे ब्रदर हर हफ्ते में मेरे ब्रदर को कुछ लिखता हूँ। हु रोट दैट लेटर, वो लेटर किसने लिखा। ठीक है, तो ये वर्ब का काम है कि कोई स्टेटमेंट को पूरा करना। बट वर्ब को कई बार यूज किया जाता है कमांड के लिए, आदेश देने के लिए। दैट इज लाइक राइट नीटली। अब ये सिंपल वर्ड लिखा हुआ है कि राइट नीटली, लेकिन कि मतलब साफ साफ लिखो। स्पीक नीटली, क्लियर क्लियर बोलो, स्पीक क्लियरली। तो ये क्या हो गए, कमांडिंग वर्ड, कमांड वर्ड। तो यहाँ पे मूड बता रहा है ये कि उसका मूड कैसा है। ठीक है, कि इंपेरेटिव है, कमांडिंग है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, या फिर कई बार वर्ब केवल सपोज करने के लिए भी काम में आती है, सपोजिशन के लिए। अब देखो आई तो सिंगुलर है तो वो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इफ आई वर यू क्यों है, सपोज कर रहा है वो। सपोज कि अगर मैं तुम होता, मैं तुम्हारी जगह होता। अब हो तो नहीं सकता है, बट इमेजिन कर रहा है, सपोज कर रहा है, कल्पना कर रहा है। आई वुड नॉट डू इट, आई वुड, मैं ऐसा नहीं करता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। These different modes or manners in which a verb may be used to express an action are called moods. तो मूड का मतलब क्या होता है, मैनर, कौन से तरीके में बताया गया है। मूड क्या कमांड है, मूड क्या ऑर्डर है, मूड क्या इमेजिनेशन है, और भी कई तरीके के मूड हो सकते हैं। तो मूड क्या होता है कि जिसके अंदर वर्ब को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो तीन तरह के मूड होते हैं इंग्लिश के अंदर। पहला इंडिकेटिव, दूसरा इंपेरेटिव और तीसरा सब्जेक्टिव। पहला इंडिकेटिव मूड पढ़ते हैं हम, कि इंडिकेट करना, टू एक स्टेटमेंट को बताना या किसी फैक्ट को बताना या सिंपल बात करना या जनरल स्टेटमेंट को बताना इज नोन एज इंडिकेटिव मूड। जैसे रामा गोज टू स्कूल डेली, राम स्कूल जाता है और हमेशा जाता है। रामा गोज टू स्कूल डेली। अब हमेशा जाता है ना वो, तो एक जनरल स्टेटमेंट है। तो इसमें कोई केवल इंडिकेट कर रहा है ये मूड, इसलिए इसको क्या बोला गया, इंडिकेटिव। इंडिकेट मतलब सूचना दे रहा है, सूचना दे रहा है। वी आर टोट अर्थमेटिक, हमें अर्थमेटिक पढ़ाई जाती है। वी आर टोट अर्थमेटिक, वी आर टोट अर्थमेटिक, तो हमें अर्थमेटिक। जनरल स्टेटमेंट, ही राइट लेजिबली, ही राइट लेजिबली, ही राइट लेजिबली, वो साफ साफ लिखता है, तो ही राइट लेजिबली। नेपोलियन डाइड एट सेंट हेलेना, नेपोलियन मर गया सेंट हेलेना। एक फैक्ट बता रहा है सर, तब फैक्ट बता रहा है सर जी, तब उसको बोलते हैं इंडिकेटिव। क्या बताएगा, या तो एक स्टेटमेंट या फैक्ट। द चाइल्ड इज अलाइव, जिंदा है वो, फैक्ट बता रहा है कि फैक्ट बताता है, तो इंडिकेटिव रूल। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछने के लिए भी कई बार मूड की जरूरत पड़ती है। जब कई बार हमें क्वेश्चन पूछना होता है, देन आल्सो मूड इज यूज्ड। कि हैव यू फाउंड योर बुक, एक क्वेश्चन क्या पूछा, हैव यू फाउंड योर बुक, आर यू वेल। तो ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें एक बुक मिल गई, तो ये क्या हुआ, एक क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन हुआ, क्या क्वेश्चन हुआ, हैव यू फाउंड योर बुक। आज पर कुछ पूछ रहा है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, क्वेश्चन मार्क वाले। वर्ब का काम क्या हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन पूछना। तो वर्ब से ही करवाया गया क्वेश्चन। देखो सबसे आगे कौन आई, वर्ब। तो वर्ब तय करती है कि वो क्वेश्चन बन रहा है या। ठीक है, कई बार यहाँ पे वॉट वेयर भी आते हैं, वो भी तय करते हैं कि इट्स ए क्वेश्चन मार्क। तो वर्ब को हम लिख सकते हैं आगे इंडिकेटिव मूड में।
इंडिकेटिव मूड को एक्सप्रेस कर सकते हैं सपोज करने के लिए, जैसे कि इफ आई एम टू बी ए बेगर इट शैल नेवर मेक मी ए रास्कल। अगर मैं एक बेगर होता, रियल में तो है नहीं, तो इफ आई एम टू बी ए बेगर इट इट शैल नेवर मेक मी रास्कल, मैं कभी भी गुंडा नहीं बनता। इफ इट रेन्स, अगर बरसात होती है, आई शैल स्टे एट होम। देखो कंडीशंस दो है, अगर बरसात होती है तब बाहर नहीं जाऊंगा। फर्स्ट सेकंड कंडीशन वुड कम इन फ्यूचर टेंस, फर्स्ट कंडीशन वुड कम इन द प्रेजेंट टेंस। व्हाई? एज्यूम कर रहा है कि अगर बरसात होती है तो। If my friends want it, I shall give it to him. Assuming as a fact that my friends want it. तो अगर मेरा फ्रेंड इसको चाहता है तो मैं उसको दूंगा। तो ये एज्यूम कर रहा है। इफ ही इज द रिंग लीडर, अगर वो रिंग लीडर है, ही डिजर्व्स टू बी पनिशमेंट, कि अगर वो लीडर है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। दैट एज्यूम क्या कर किया जा रहा है, तो कई बार एजम्पशन में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा इमेजिनेशन सेंटेंस ही हो। इफ माई फ्रेंड्स वांट इट आई शैल गिव इट टू हिम, मैं उसको दूंगा, मैं उसको दूंगा। कि एक वर्ब या स्टेटमेंट या फैक्ट जो क्वेश्चन पूछता है या एक्सप्रेस करता है कोई सपोजिशन, मतलब इमेजिनेशन, तो उसको, उस फैक्ट को बोला जाता है इंडिकेटिव वर्ब। तो तीन तरीके के सेंटेंस आते हैं, स्टेटमेंट, फैक्ट पहला, दूसरा आस्क के क्वेश्चन कि हैव यू टेकन डिनर, थर्ड सपोज सेंटेंस। तो ये थर्ड तरीके का होता है दोस्तों। चलते हैं आगे। ये तीन तरीके का किया हमने। चौथा कि इंपेरेटिव मोड को एक्सप्रेस काम कमांड के लिए भी यूज होता है। वेट देयर, यहाँ वेट करो, कम हियर, गो दियर, ये क्या है, इंपेरेटिव मोड को एक्सप्रेस करने के लिए काम में आता है। एंड एक्सोर्टेशन, कि कब कई बार हमें ये बोलना जाता है कि ही ध्यान दिलवाया जाता है किसी चीज पे, या फिर चेतावनी दी जाती है, देन इट्स नोन एज एक्सोर्टेशन। ओके, द रियल वर्ड इज एक्सोर्टेशन। जैसे बी स्टडी, सीधे खड़े रहो, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, चेतावनी, ट्राई टू डू बेटर, अच्छा करने की कोशिश करो। तो ये सारी क्या है, एक्सोर्टेशन है। एक्सोर्टेशन मतलब क्या है, एक तरीके से जो मराठी में कह सकते हो आप, उपदेश, किसी को ज्ञान देना, उपदेश, दैट इज नोन एज बी स्टडी, टेक केयर ऑफ योर, ट्राई टू डू बेटर, अगली बार अच्छा करना। कि कई बार ऐसे भी आता है कि एक प्रेयर, जैसे हे मर्सी अपॉन अस, कि हम पे दया करो, तो वहां पे प्रार्थना है। तो उस वो भी क्या इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंडिकेटिव मूड ही है कि हे मर्सी अपॉन अस, हम पे दया करो, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, हमें डेली ब्रेड दे देना। ठीक है, तो ये प्रार्थनाएं चल रही है, देट इज आल्सो कम अंडर इंडिकेटिव सेंटेंस। कोई भी भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान हमें दया करना, हमें अपने रोजाना की खाना देना, तो डेली ब्रेड उसी को बोलते हैं, रोज का खाना। तो हमें ये इंपेरेटिव मूड है। एग्जोर्टेशन या एक एंट्राइटिटी या प्रेयर, ये तीनों अ, इसी में आते हैं। ठीक है, तो इंपेरेटिव मोड स्ट्रिक्टली सेकंड पर्सन में ही यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन नहीं आते। जैसे लेट आई गो, गलत, कि पर्सन कमांड पर जिसको दे रहे हैं वो किसी और को दे रहे हैं ना, पर इसलिए सेकंड पर्सन में आता है। कि फर्स्ट पर्सन
जैसा सेंस एक्सप्रेस करते हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। जैसे लेट मी गो, लेट मी गो, लेट आई गो नहीं है, लेट अस गो, तो ये सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में ही आया। लेट हिम गो, कि उसको जाने दो, और लेट देम गो, उनको जाने दो। तो सब्जेक्ट एंड जो वर्ब की वो इंपेरेटिव मूड में हमेशा उसको omit किया जाएगा। द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द इंपेरेटिव मूड यू इज, इंपेरेटिव मूड इज यूजुअली, उसको निकाल दिया जाएगा, उसको omit कर दिया जाएगा। omit मतलब छोड़ देना, निकाल। omit मतलब निकाल देना। प्रेजेंट सब्जेक्टिव, देखो पहला इंडिकेटिव मूड पढ़ा, अब सब्जेक्टिव मूड पढ़ते हैं कि वर्ब बी है, उसके अदर वर्ब क्या होती है, कि जैसे आई स्पीक, और इसकी वी, वी की वी स्पीक। बी मतलब फर्स्ट फॉर्म, तीनों फॉर्म ऐसे होती है। फर्स्ट फॉर्म बी, सेकंड फॉर्म वॉज, थर्ड फॉर्म वी। अब जैसे यू भी मतलब फर्स्ट फॉर्म यू स्पीक, ही भी ही स्पीक, दे भी दे स्पीक। अब कुछ और वर्ड्स की, कि अगर ये सेकंड फॉर्म होती तो आई वर आई स्पोक, वी वर वी स्पोक, यू वर यू स्पोक। मतलब ही वर तो ऑक्सिलरी की जगह सीधा आता है, जो सेकंड पर्सन होता है उसके बाद में सीधी आती है मेन वर्ब। दे वर दे स्पोक। तो सब्जेक्टिव मूड इसका एग्जेक्टिव प्रेजेंट में है। सब्जेक्टिव मूड को आज के वर्ल्ड में यूज नहीं लिया जाता है, अभी यूज नहीं किया जाता। ओके, सिंपल थिंग इज दैट कि कुछ ट्रेडिशनल फ्रेजेस में जहाँ पे विश या होप है, जैसे सब्जेक्टिव क्यों रहता है वहां पे, कि गॉड ब्लेस, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारी सहायता करे। गॉड सेव द किंग, भगवान ने राजा को बचाया। हेवन हेल्प अस, हेवन हमें, स्वर्ग हमारी मदद करेगा। तो दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हेवन हेल्प अस, informal English in a noun clause dependent on the verb expressing desire, intention, resolution, etc. I move that Mr. Gupta be appointed chairman. I move that Mr. Gupta be appointed chairman. कि मिस्टर गुप्ता है वो एक चेयरमैन। ठीक है, तो फॉर्मल इंग्लिश के अंदर नाउन क्लोज डिपेंडेंट ऑन एक्सप्रेसिंग डिजायर, इंटेंशन, इन पे रिजोल्यूशन पे, इन पे डिपेंड करेगी नाउन क्लोज। आई मूव दैट, तो मिस्टर गुप्ता किस पे डिपेंड करेगा, कि वर्ब पे डिपेंड करेगा। कि मैं आई मूव दैट, कि मेरा मूव ये है कि मिस्टर गुप्ता को चेयरमैन बनाया जाना चाहिए, बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन। ठीक है, उनको चेयरमैन बनाना चाहिए। ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट ए रिंग रोड बी बिल्ड टू रिलीव द कंजेशन। ये सजेस्ट किया जाता है कि रिंग रोड बिल्ड करनी चाहिए ताकि ट्रैफिक जो कंजेस्टेड हो रहा है उसको, कंजेशन को मिटाने के लिए, जो कंजेशन है उसको मिटाने के लिए रिंग रोड का निर्माण होना चाहिए। तो वर्ब कौन है यहाँ पे, बिल्ड, वो कहाँ पे जा रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, नाउन पे, रिंग रोड पे। ठीक है, तब जाके क्या होगा, ये सेंटेंस कंप्लीट। इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव। वी रिकमेंडेड दैट द सब्सक्रिप्शन बी इंक्रीज टू 10 रुपीज। हम रिकमेंड कर रहे हैं कि ये सब्सक्रिप्शन इंक्रीज होना चाहिए 10 रुपए। कि अगर वर्ब विश के बाद में
कोई सिचुएशन को इंडिकेट करना है या कॉन्ट्ररी करना है तो कैसे? देख, जैसे आई विश आई नो हिज नेम, गलत। आई एम सॉरी आई डोंट नो हिज नेम। डोंट न्यू मतलब क्या है कि अभी उसको जानता नहीं है, बट सेंटेंस कैसे यूज होगा? न्यू, आई न्यू हिज नेम। मैं विश, इच्छा ये थी कि उसको मैं मुझे उसका नाम पता होता। आई विश आई वर ए मिलीनियर, इमेजिनरी सेंटेंस। इसलिए क्या है? आई विश आई वर ए, आई विश आई वर ए मिलीनियर, मिलेनार, मिलियनियर, मिलीनियर। शी विशेज द कार बिलोंग टू यू। उसकी विश क्या थी कि कार तुम्हें बिलोंग करती थी। आफ्टर इफ टू एक्सप्रेस improbability and reality in the present. If I were you, I should not do that, but I'm not you and never can be. अगर मैं ये होता तो मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन हो नहीं सकता ना वो। तो इमेजिनरी सेंटेंसेस ये क्या ले रहा है? ये वर। ऐसे सेंटेंस जो इमेजिनरी होंगे वो क्या लेंगे? वर लेंगे दोस्तों। इफ वी स्टार्टेड नाउ वी वुड बी इन टाइम। अगर हम टाइम पे स्टार्ट होते तो अभी हम समय पे ही पहुंचते। ओके, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है पहले के साथ में, नाउ वी वुड बी इन टाइम। सेकंड में आता है वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब। जैसे यहाँ पे आया वुड, इफ आई वर यू आई शुड, या वुड, नॉट डिड दैट नहीं आएगा, डू दैट। कि इफ और एज दो के बाद में भी हमें क्या आती है? इम्प्रोबेबिलिटी या फिर अनरियलिटी। तो उसको कैसे यूज करेंगे कि he orders me about as if I were his wife but I'm not। तो उसने ऐसे ऑर्डर दिया मुझे जैसे कि मैं उसकी कोई पत्नी हूँ। I were his wife but it's an imaginary condition, hypothetical situation, so she is not a thief। इसलिए क्या है? वर। क्या है? वर। he walks as though he was drunk। वो वॉक कर रहा था जैसे कि he were drunk। अब लेकिन वो है नहीं, लेकिन एज दो और एज इफ आने के बाद में उसके बाद इमेजिनरी सेंटेंस है, इसलिए वर आया। आफ्टर इफ इट इज टाइम सब्जेक्ट टू इम्प्लाई दैट इट्स लेट, इट इज टाइम वी स्टार्टेड, इट्स हाई टाइम, या इट्स टाइम वी स्टार्टेड, नॉट वी स्टार्ट। आफ्टर वुड रेदर प्लस सब्जेक्ट टू इंडिकेट परफॉर्मेंस। तो आई वुड रेदर यू वेंट बाय एयर। तो वुड रेदर के बाद में भी क्या आता है? बाद में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यू वेंट बाय एयर, ना कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे कि ऊपर आया स्टार्टेड, वैसे यू गो बाय एयर की जगह वेंट बाय। आई वुड रेदर मतलब वो प्रीफर करता है यू टू गो बाय एयर। ओके, दे वुड रेदर यू पेड देम बाय ए चेक। दे वुड रेदर के बाद में क्या आता है? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो ये मूड हुआ आपका मूव। इसके बाद में हम टेंस करेंगे। इसके बाद में इनफ चीजें हो चुकी है, हम टेंस करेंगे इसके बाद में। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।